तो सत्ता की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण से जिसे आज कान लगाकर सुनने की जरूरत पड़ गई। जी हां, कान लगाकर सुनने की जरूरत पड़ी, क्योंकि आज राज्यसभा में सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि नारों और हंगामों का भी वहां पर मंच बना हुआ था, जहां अपनी बात जोर से सुनाने और दूसरों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन इन हंगामों के बीच भी प्रधानमंत्री पानी पी पीकर कांग्रेस पर हमला करते रहे। पिछले दिनों में संसद में बहस के दौरान कांग्रेस ने जितने हमले किए थे, आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसका पानी समेत हिसाब कर दिया। कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के बाद आज प्रधानमंत्री राज्यसभा में थे और ऐसा लग रहा था कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने जहां अपना भाषण खत्म किया था, आज उन्होंने वहीं से शुरू कर दिया हो। लेकिन उनके भाषण को सुनने के लिए आज लोगों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही, क्योंकि आज जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, अडानी के नाम के नारे लगने शुरू हो गए। लेकिन पीएम मोदी भी आज शायद रुकने के मूड में नहीं थे, इसलिए एक और नारे लग रहे थे तो दूसरी ओर उनका भाषण नॉन स्टॉप चल रहा था। पीएम मोदी ने कल लोकसभा में करीब 90 मिनट का भाषण दिया था। आज राज्यसभा का भाषण कल के मुकाबले 4 मिनट छोटा था, यानी आज का भाषण 86 मिनट का था। लेकिन इसमें विपक्षियों पर अटैक की मात्रा कल से बहुत ज्यादा थी, जिसकी शुरुआत उन्होंने शुरुआत के 1 घंटे के भाषण के बाद की। और जब पीएम मोदी ने अटैक करना शुरू किया तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर गांधी परिवार और कांग्रेस तक की सारी सरकारों का हिसाब करने लगे। आज के पीएम मोदी के भाषण के 5 हाइलाइट्स थे जो पूरी तरह से कांग्रेस समर्पित थे, या यूं कहें कि कांग्रेस पर पंच थे। पीएम मोदी ने आज के अपने भाषण में यह भी दावा किया कि वो अकेले पूरे विपक्ष पर भारी पड़ रहे हैं। भले ही विपक्ष कितना भी हंगामा मचा ले, लेकिन उनकी आवाज दबने वाली नहीं है। पीएम मोदी ने आज यह भी सवाल उठाया कि नेहरू सरनेम से शर्मिंदगी क्यों है। इसके अलावा पीएम मोदी ने देश को अपनी जागीर समझने वालों पर भी हमला किया। कांग्रेस राज में राज्य सरकारों को गिराने के मामले में भी कांग्रेस को घेरा और आरोप लगाया कि एक परिवार ने 60 सालों में देश में सिर्फ और सिर्फ गड्ढे किए हैं। सुनिए पीएम मोदी ने कैसे विपक्ष को चुनौती देते हुए ये कहा कि कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं अकेला ही भारी पड़ूं। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे तो लगातार हंगामा हो रहा था, नारे लग रहे थे। इतने शोर के बीच क्या कुछ पढ़ना और बिना विचलित हुए अपनी बात करना संभव है? इस सवाल के जवाब में आप कहेंगे कि हाँ, ये संभव है, लेकिन इसके लिए बहुत एकाग्रता की जरूरत है। और वही बात प्रधानमंत्री मोदी पर लागू होती है। आज पीएम मोदी इतने शोर और अपने खिलाफ लग रहे नारों के बीच एकदम फोकस्ड थे। उनकी बातें एकदम निशाने पर थी। उन्होंने एक मजे हुए बैट्समैन की तरह हंगामे वाले बाउंसर्स के बीच अपने पैर जमाए और फिर करीब 1 घंटे बाद ऐसे शॉट्स लगाए कि बॉल नेहरू स्टेडियम और इंदिरा गांधी स्टेडियम में जाकर गिरे। आज पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस और खास तौर पर गांधी परिवार था। पीएम मोदी ने एक ऐसा सवाल उठाया जो कांग्रेस और गांधी परिवार को बहुत चुभने वाला था। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि उनकी पीढ़ी के व्यक्ति को नेहरू सरनेम रखने में क्या शर्मिंदगी होती है। किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है
कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। दरअसल नेहरू सरनेम पर पीएम मोदी के हमले की बड़ी वजह गांधी परिवार का नेहरू सरनेम नहीं लगाना है। लेकिन पीएम मोदी आज यहीं तक नहीं रुके। नेहरू के अलावा उनके निशाने पर इंदिरा गांधी भी रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने अकेले 50 बार और कांग्रेस की सरकारों ने 90 से ज्यादा बार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। जरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? इतना ही नहीं सभापति जी, एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। सभापति जी, अखबार निकाल के देख लीजिए, हर अखबार लिखता था कि राजभवनों को कांग्रेस के दफ्तर बना दिए गए हैं, कांग्रेस के हेडक्वार्टर बना दिए गए। ये कांग्रेस के पाप, और आज देश को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला नेहरू के सरनेम और इंदिरा गांधी पर नहीं रुका। उन्होंने कांग्रेस सरकारों के पिछले कामों पर भी हथौड़ा चलाया और कहा कि यह देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। एक परिवार ने 60 सालों में इस देश में सिर्फ और सिर्फ गड्ढे दिए। 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। और आदरणीय सभापति जी, जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6 दशक बर्बाद कर दिए थे, उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। कुछ लोगों को समझना होगा, ये सदियों पुराना देश सामान्य मानवी के पसीने और पुरुषार्थ से बना हुआ देश, जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। प्रधानमंत्री के भाषण के समय विपक्ष नारे लगाता रहा, लेकिन इसके खत्म होने के बाद काउंटर अटैक शुरू हुआ। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आरजेडी समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने यह दावा किया कि पीएम ने सवालों के जवाब नहीं दिए। अडानी के बारे में उसके शब्द ही बोला। क्या पूरे राष्ट्र के सामने जो एक सवाल है, सारा विपक्ष आपके सामने उठा रहा है, कम से कम सारा विपक्ष आप सामने खड़े होकर उठा रहा है, उसमें आप बोलिए तो आप जेपीसी का गठन करिए। हमें जवाब चाहिए था, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? क्यों जेपीसी से भाग रहे हैं वो? एक ही व्यक्ति को आपने कोयला, गैस, बिजली, पानी, सड़क, सीपोर्ट, एयरपोर्ट, स्टील, सीमेंट सब कुछ दे दिया। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्जा माफ़ कर दिया। और वो व्यक्ति 38 फर्जी कंपनियां खोल के विदेशों में लाखों करोड़ रुपए का काला धन अपनी कंपनियों में लगा रहा है। इसकी जांच कौन करेगा?
हमने जेपीसी की डिमांड की, आप जेपीसी बनाइए, जांच कराइए। आप कह रहे हैं कमल खिल रहा है जितना कीचड़, अरे मैं उनके लिए लाइन पढ़ रहा हूँ कि कैसे कैसे मंजर अब ये आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। मंत्री जी से जिस भाव की, जिस भाषा की अपेक्षा थी, आज वो भाव और भाषा भी नहीं। मेरा मुझको आत्ममुग्ध, मेरे लिए ये कर रहा है, मेरे को ये कर रहा है। अरे साहब, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रधानमंत्री हैं, ये बिला वजह विक्टिम कार्ड खेलते हैं और सवाल से आप भागते हैं। सवाल किस चीज पे थे? एक व्यक्ति विशेष की आय कैसे बढ़ी, जिसके बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, उस पर तो आप चुप्पी साध गए। तो बेखुदी बेसबब नहीं गाले, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। तो भाषण खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में बीजेपी के सभी सांसद और मंत्री खड़े हो गए। वो मेज थपथपाकर पीएम मोदी का अभिवादन कर रहे थे। पीएम मोदी भी हाथ जोड़कर इसे स्वीकार कर रहे थे। कुल मिलाकर पीएम मोदी का आज का भाषण कांग्रेस की धुलाई को समर्पित था। इसके लिए उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक का जिक्र किया। यानी 24 घंटे के अंदर 2 बार कांग्रेस को पीएम मोदी के तीखे और नुकीले हमलों का सामना करना पड़ा। इस साल देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं। आने वाले समय में इस तरह के तीखे राजनीतिक एनकाउंटर अब लगातार देखने को मिलते रहेंगे। और सत्ता में अब बात करते हैं गाय की, जो हमेशा से सियासत के सेंटर में रही है, जो हमेशा से भारत की राजनीति में बड़ा मुद्दा रही है। एक बार फिर गाय को लेकर सियासी बहस छिड़ चुकी है। इस बहस के छिड़ने की लेटेस्ट वजह है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की अपील। दरअसल एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने 14 फरवरी को काऊ हक डे मनाने की अपील की है। ये अपील पत्र देखिए, इसमें लिखा है, हम सब जानते हैं कि गाय भारतीय संस्कृति, हमारी जिंदगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। हम गाय को मां की तरह व्यवहार के कारण कामधेनु और गौमाता कहते हैं। वेस्टर्न कल्चर और चकाचौंध के कारण वैदिक परंपराएं लगभग खत्म होने की कगार पर हैं। गाय के फायदों को देखते हुए उसे गले लगाने से खुशी मिलेगी, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। देश में गौ माता का पूजन करना ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है और इसको यदि अच्छे से मनाने की बात की अपील हो रही है और लोग इसको बहुत अच्छी तरह से स्वीकृत कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। क्या क्या फायदा होगा सर? क्या क्या फायदा होगा सर? अरे वो तो कोई भी तारीख करो, इसके सामने आप बोल सकते हो कि ये क्यों। आपको बता दें कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड भारत सरकार की एक संस्था है, जिसे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। वैसे 14 फरवरी को दुनिया भर में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। अब इसे काऊ हक डे के रूप में मनाने की अपील को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कुछ लोग इस अपील का समर्थन कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ सियासी बात कर रहे हैं, कुछ सामाजिक और संस्कारी इसको बता रहे हैं। जैसा कि इस देश में हमेशा होता रहा है, गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, गाय मुद्दा है। जाहिर है जब मुद्दा है तो कुछ लोगों के एजेंडे में ये फिट बैठेगी और कुछ लोगों के एजेंडे को ये सूट नहीं करेगी। इसी बहस के बीच टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ग्रेटर नोएडा में एक गौशाला में पहुंची और तमाम पक्षों की राय को रिकॉर्ड किया। गाय प्रेमियों के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने इस बार एक बड़ा फैसला किया गया है, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा है। फैसला इस बार यह किया गया है कि 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन काऊ हक डे के रूप में इसको मनाया जाएगा और ये वही बोर्ड है जो मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के अंतर्गत आता है और देश के तमाम राज्यों में इसको मनाने का फैसला किया गया है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के रूप में जैसे मनाया जा रहा है, ये कह रहे हैं बैन होना चाहिए। आप लोगों को लगता है ऐसा होना चाहिए? और देखिए इनके सपोर्ट में तालियां भी बज रही हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि जो भी दिन आप इतने दिनों से मना रहे हो उसको सडनली कुछ ऐसा है। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज का ही वो है ना कि या भारत की संस्कृति में वैलेंटाइन डे तो है ही नहीं, ये तो बाहर से आया हुआ है। इसको अडॉप्ट कर लिया तो काऊ हक डे को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमने स्कूल के टाइम से सीखा है या सुना है उस चीज़ों को अडेप्ट करने में भी हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई ये अगर बोले कि सडनली आपको ये चीज़ विद इन 2 या 3 मिनट्स के अंदर करना है, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा माइंड सेटअप करने में हमें भी थोड़ा टाइम लगता है। दोनों अगर किया जाए तो प्रॉब्लम क्या है?
नहीं, मेरा मानना यह है कि वैलेंटाइन डे का कोई साइंटिफिक वो नहीं है, आधार नहीं है। और दूसरा जो है, और भारत में तो खैर पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, दूसरा जो वैलेंटाइन डे में हम क्या करते हैं, हम एक इमोशन को मतलब एक इमोशन का डे बनाते हैं ना, तो उसका भारतीयकरण करना जो मोदी सरकार कर रही है, हर चीज़ में कर रही है, चाहे वो रोड का नाम चेंज करना हो, चाहे किसी शहर का नाम चेंज करना हो, तो अगर हम भारतीयकरण कर रहे हैं किसी चीज़ का तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हमें इसका जो वैलेंटाइन डे है उसको काऊ हक डे, एक तरह से भारतीयकरण है ये, मतलब एक प्यार के दिन को गाय के साथ जोड़ना, एक भारतीयकरण। आप वैलेंटाइन मनाइए। जब विदेशी हमारी परंपरा को स्वीकार कर रहे हैं तो हम अपनी परंपरा को आगे क्यों ना बढ़ाएं, लोगों तक क्यों ना पहुंचाएं? सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। देखिए, एक सिंपल सा मेरा ऑब्जर्वेशन है, पिछले कई सालों में जो हिंदुत्व है, जो सनातन धर्म है, वो वर्ल्ड की लोग उसको अपना रहे हैं और हिंदुत्व में, इस्कॉन में खुद को कन्वर्ट कर रहे हैं, श्री कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। मैंने देखा है यूथ, मेरी एज के लोग आज इस्कॉन जा रहे हैं, प्रभु का नाम जप रहे हैं। एक ये चीज़ हुई है, हमारा यूथ थोड़ा सा भ्रष्ट हो गया, थोड़ा सा डाइवर्टेड हो गया, जो मैं फील करती हूँ। आपको क्या लगता है 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाना भ्रष्टता का प्रतीक है? भ्रष्ट हो गए हैं लोग? नहीं, भ्रष्टता का प्रतीक नहीं है, ये थोड़ा सा मैं कहूँगी अज्ञानता का प्रतीक है। आगाज तो करना ही पड़ता है ना, एक शुरुआत भर है तो शुरुआत कहीं। इसके लिए एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, चलिए पोशाक का मैं मानती हूँ कि हम बहुत हद तक अपना चुके हैं, लेकिन पहनी है वेस्टर्न ड्रेस और बात कर रहे हैं हिंदू धर्म सनातनी। हाँ जी, मैं बताती हूँ, आपका पहनावा ना आपकी जात डिसाइड करता है, ना आपकी अपब्रिंगिंग डिसाइड करता है। देखिए, वो शायरी कुछ इस तरीके से है कि घर गांव शहर मुरलीधर के धाम बनेंगे, घर गांव शहर मुरलीधर के धाम बनेंगे, हर देवता गौ में समाये हैं, तू गाय पाल लेना तेरे काम बनेंगे। लोगों की मिलीजुली राय है इस पूरे मामले में। सरकार ने ये पहल कोशिश की है इसके जरिए संस्कृति परंपरा के साथ साथ गौ माता के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने की। दोनों तरह की बातें सामने आ रही है, इसको लेकर विवाद भी हो रहा है, चर्चा भी हो रही है। क्या कुछ होगा ये आगे देखना होगा, लेकिन ये जरूर है कि एक ऐसी पहल है जिसकी ज्यादातर इलाकों में सराहना हो रही है और इसके जरिए कम से कम हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बचेगी। आपको बताते हैं कि कैसे गाय को लेकर भारत में सियासी लड़ाई चलती रही है। 7 नवंबर 1966 को गौहत्या बंद करने के लिए कानून की मांग को लेकर संसद भवन के सामने 1 लाख लोग जमा हो गए थे। उस वक्त इन लोगों का नेतृत्व नागा साधुओं का समूह कर रहा था। प्रदर्शन कर रहे बेकाबू लोगों पर पुलिस ने फायरिंग की थी। फायरिंग में कई लोगों की जान भी चली गई थी। इसकी गूंज देश की सत्ता तक पहुंची थी। हंगामे और फायरिंग से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नाराज हुई थी। दावा है उस वक्त के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को पद से हटा दिया गया था। घटना का असर 1 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में दिखाई भी दिया। गोहत्या के लिए कानून बनाने का समर्थन करने वाले जनसंघ की सीटें 1967 लोकसभा चुनाव में 14 से बढ़कर 35 हो गईं। साल 1967 में लोकसभा में इंदिरा गांधी ने गोहत्या पर कानून को लेकर हाई लेवल कमेटी बनाने की बात कही थी। 1973 में इंदिरा गांधी ने बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट लागू भी की थी। हालांकि इसमें यह कहा गया था कि पूरे देश में गोहत्या पर रोक लगाना अनिवार्य नहीं होगा। गाय की पॉलिटिकल यात्रा की कहानी इससे भी पुरानी है। आपको बता दें कि बाल गंगाधर तिलक ने गाय को शिवाजी समारोह से जोड़ा था, गाय को शिवाजी समारोह का हिस्सा बनाया था। साल 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गोहत्या बंद कराने के लिए कांग्रेस में प्रस्ताव पास कराया था। कांग्रेस के कार्यक्रमों में गोरक्षा सम्मेलन होते थे। 1924 में गौ सेवा संघ का उद्घाटन भी किया गया। 1942 में गांधी जी ने कहा, अगर गाय मरती है तो हम भी मर जाएंगे। आजादी के बाद गोहत्या बंद करने की मांग उठी। साल 1955 में गोहत्या रोकने के लिए लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था। फिलहाल आज की तारीख में वैलेंटाइन डे पर गाय से गले मिलने की अपील हो रही है। इस बहस और विवाद के बीच गाय का एक पुराना वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जिससे यह संदेश मिल रहा है कि गाय से गले मिलना तो ठीक है, लेकिन इसमें गाय की मर्जी भी शामिल होनी चाहिए और जबरन उसके गले नहीं पड़ना चाहिए, वरना गाय नाराज हो जाती है। यह वीडियो दिसंबर 2022 का बताया जा रहा है और इसको खूब शेयर भी किया जा रहा है। तो ये तस्वीर हमें यही सिखाती है कि गले लगने और गले पड़ने में हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। सत्ता में हमारी अगली खबर उस चालबाज चीन की, जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा।
चाइनीज़ माल की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन अब हम जो कुछ आपको दिखाने जा रहे हैं उसके बाद दुनिया कहेगी कि चाइनीज़ माल के जैसे चाइनीज़ खबरों की भी कोई गारंटी नहीं है। जिनपिंग की सेना कई बार आपने देखा होगा जिसकी नस नस में साजिश और विश्वासघात है, लेकिन आज हम आपको जिनपिंग की नई फौज से मिलवाते हैं। ये फेक न्यूज़ एंकर्स की फौज है जो फर्जी खबरों की घुसपैठ में जिनपिंग के लिए एजेंडा चलाती है। जिस तरह जिनपिंग की सेना चीन की ताकत और दबदबे की फर्जी खबरें फैलाती है, ठीक वैसे ही जिनपिंग के ये फेक न्यूज़ एंकर्स टीवी पर भ्रामक खबरों से लोगों को मिसगाइड करते हैं। जैसे जिनपिंग की आर्मी ग्लोबल टाइम्स के जरिए दुनिया में दुष्प्रचार करती है, वैसे ये फेक न्यूज़ एंकर्स के माध्यम से चीन ने वॉल्फ न्यूज़ को झूठी खबरें फैलाने का जरिया बनाया हुआ है। आज हम आपको ऐसे मेड इन चाइना न्यूज़ एंकर्स दिखाने जा रहे हैं जो नकली हैं। और सोचिए, जब ये नकली न्यूज़ एंकर्स ऐसी खबरें सुनाने लगेंगे जो असल में है ही नहीं, या ऐसी घटना का जिक्र करने लगेंगे जो हुई नहीं, तो क्या होगा? चीन की ऐसी ही एक साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। तो अब चीन की नकली न्यूज़ एंकर्स वाली ये पूरा इस खेल को समझ लीजिए। चीन के सामान की तरह उसके एंकर्स भी फर्जी हैं। न्यूयॉर्क की एक रिसर्च फर्म ग्राफिका ने चीन की साजिश पर बड़ा खुलासा किया है। दावा किया गया है कि चीन एंकर्स के डिजिटल अवतार का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही 2 फेक न्यूज़ एंकर्स का जिक्र ग्राफिका ने किया है अपनी रिपोर्ट में, जो वॉल्फ न्यूज़ पर पाए गए। जो एंकर्स जिनपिंग की पार्टी और चीन के लिए चैनल पर एजेंडा चलाते हैं। एक फेक एंकर को अमेरिका के खिलाफ गन कल्चर पर अभियान चलाते हुए दिखाया भी गया है। दरअसल इन एंकर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया और इन्हीं को चीन अपनी साजिशों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ग्राफिका ने अपनी रिपोर्ट में चीन पर जो हैरान करने वाला दावा किया है उसका आधार भी समझिए, क्योंकि उसे अपनी पड़ताल में जो कुछ मिला वो बहुत चौंकाने वाला है। जांच के दौरान वॉल्फ न्यूज़ के दोनों फेक एंकर्स सिंथेसिया की वेबसाइट पर पाए गए। सिंथेसिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियो बनाती है। ये अब तक ऐसे ही 65 से ज़्यादा डिजिटल अवतार बेच चुकी है, जो अलग अलग 120 से ज़्यादा भाषाओं में तैयार किए गए। बड़ी बात यह कि रॉयटर्स और अमेज़न जैसी नामी और बड़ी कंपनियां भी इसकी क्लाइंट हैं। अब आपको समझाते हैं कि आखिर चीन के इन फर्जी एंकर्स को किस तरह से तैयार किया जाता है। दरअसल एंकर्स के डिजिटल अवतार अपने जो असली चेहरों पर आधारित होते हैं। सिंथेसिया के मुताबिक किसी का डिजिटल अवतार बनाने से पहले उससे सहमति ली जाती है। इसके बाद किसी के चेहरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉडिफाई किया जाता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नया वीडियो तैयार किया जाता है। फिर किसी भी चेहरे पर स्क्रिप्ट के हिसाब से पीछे उसके आवाज़ को जोड़ दिया जाता है और उस आवाज़ को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किया जाता है। और इसके बाद एक ऐसा एंकर तैयार होता है जिसे देखने पर असली और नकली में फ़र्क करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अब चीन इसी का इस्तेमाल अपने एजेंडे के लिए कर रहा है, लेकिन उसकी ये साजिश दुनिया के सामने एक्सपोज भी हो चुकी है। हालांकि इस बात का पता अब तक नहीं चला कि वॉल्फ न्यूज़ को चीन कैसे ऑपरेट कर रहा था, लेकिन वॉल्फ न्यूज़ के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खेल किस तरह होता है, इसे समझने के लिए हम आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का एक फेक और पुराना वीडियो दिखाते हैं, जिसे करीब 10 महीने पहले वायरल किया गया था। ये वो वक्त था जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चरम पर था। ज़ेलेंस्की के इस वीडियो को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया था, जिसमें ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के नागरिकों से अपील करते हुए दिखाया गया था कि वो रूस की सेना के सामने हथियार डाल दें और सरेंडर कर दें। हालांकि ये वीडियो पूरी तरीके से फर्जी था। Значно гірше. І українці, шановні захисники, бути президентом виявилося не так вже й легко. Я змушений приймати складні рішення. और अब इस खबर का नजरिया 9। जिस तरह से चीन के फेक न्यूज़ एंकर्स को लेकर खुलासा हुआ है, उसके बाद कहा जा सकता है कि अब तक तो फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लू टिक के जरिए अकाउंट को वेरीफाई किया जाता था, लेकिन चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली साजिश से बचने के लिए एंकर्स के वीडियो को भी वेरीफाई करके कोई निशान देना ज़रूरी हो जाएगा। और इसके लिए भी ब्लू टिक की तर्ज पर
किसी खास ट्रिक का आविष्कार अब करना पड़ेगा। ट्विटर इस्तेमाल करने वालों के लिए अब ब्लू टिक वाली EMI तय हो गई है। RBI के गवर्नर शशिकांत दास के रेपो रेट बढ़ाने की घोषणा के बाद भारतीय समय के अनुसार देर रात को एलॉन मस्क का फरमान आ गया। अब ट्विटर पर ब्लू टिक और अन्य सुविधाओं के लिए EMI देनी होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने ब्लू टिक वालों के लिए रेपो रेट बढ़ा दिया है। उम्मीद थी कि यह सब्सक्रिप्शन भारत में सस्ता होगा, क्योंकि मस्क ने कहा था कि भारत की परचेजिंग पावर है, यानी लोगों की खरीदने की जो क्षमता है, वो ये पूरे के पूरे जो दाम होंगे उस आधार पर तय की जाएगी। लेकिन तब ये दाम 200 से 400 रुपए के बीच में होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मस्क ने पूरे दाम वसूलने की तैयारी कर ली। जो नए दाम है वो आपके सामने है। अब एप्पल डिवाइस पर ट्विटर ब्लू सब्सक्राइब करने पर 900 रुपये देने होंगे हर महीने। एंड्रॉयड पर भी 900 रुपये प्रति महीना देना होगा। हालांकि मस्क ने पैसा बचाने का भी एक रास्ता छोड़ा है। अगर ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन ट्विटर की वेबसाइट से खरीदा जाता है तो हर महीने 650 रुपये देने होंगे। ट्विटर की वेबसाइट से सब्सक्रिप्शन को अगर आप लेते हैं, खरीदते हैं, तो उसका एक सालाना प्लान भी दिया गया है, जिसके तहत एक साल के 6,800 रुपये देने होंगे। यानी साफ है कि अब ब्लू टिक EMI पर मिलेगा, और ये EMI पहले ही मस्क ने बढ़ाकर मांगी है। अगर आपका ट्विटर ब्लू में इंटरेस्ट नहीं है, आपकी दिलचस्पी नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा इंटरेस्ट यानी एलॉन मस्क वाला ब्याज देना होगा अगर आप चाहते हैं कि उसमें ब्लू टिक हो। अब आपको बताते हैं कि ब्लू सब्सक्रिप्शन लेने पर क्या क्या मिलेगा। अगर सब्सक्रिप्शन लिया तो ब्लू टिक मिलेगा, जो आज की तारीख में जिसको कहा जाता है कि ये थोड़ा सा ज़रूरी है, होना चाहिए। जिन लोगों को पहले से ब्लू टिक मिला हुआ है उनका ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन नहीं लेने पर छीन लिया जाएगा। ऐसी घोषणा मस्क पहले ही कर चुके हैं। ट्वीट करने के बाद एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। अभी ट्विटर पर इस तरीके का ऑप्शन नहीं होता है। आप ट्वीट करने के आधे घंटे तक 5 बार उसको एडिट कर सकेंगे अगर आपने इसको लिया तो। सबसे खास बात यह कि ट्विटर पर दिखने वाले विज्ञापन आधे हो जाएंगे। ये सुविधा जल्द शुरू करने का वादा किया गया है। ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन लेने वाले फुल HD वीडियो अपलोड कर सकेंगे। ब्लू सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जब आप ट्वीट करेंगे तो आपके ट्वीट को बूस्टर मिलेगा और वो ज़्यादा दिखाई देगा, यानी उसकी जो रीच है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ट्विटर पर अभी कैरेक्टर लिमिट्स जो हैं वो 280 हैं, ये बढ़कर 4000 कैरेक्टर्स हो जाएंगे। यानी अब ट्विटर पर लंबी लंबी कथाएं, नेताओं के भाषण, प्रेस विज्ञप्तियां देखने को मिलेंगी। शॉर्ट फिल्मों की बाढ़ आ जाएगी। इतना ही नहीं, बुद्धिजीवियों का एडिटोरियल ज्ञान भी कई गुना शब्दों के साथ देखने पढ़ने को मिलेगा। विचारधाराओं के स्वयंभू रक्षक अपनी बात पहले से ज्यादा शब्दों में कह सकेंगे। तो ब्लू टिक चेन मार्क के लिए कुछ शर्तें भी हैं, और जो इसके लिए शर्तें लगाई गई हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। अकाउंट में एक डिस्प्ले नेम और प्रोफाइल फोटो होनी चाहिए। अकाउंट पिछले 30 दिनों में एक्टिव होना चाहिए। अकाउंट 90 दिनों से ज़्यादा पुराना होना चाहिए। अकाउंट में एक कंफर्म फ़ोन नंबर होना चाहिए। प्रोफाइल फ़ोटो डिस्प्ले नेम में हालिया परिवर्तन ना हो। अकाउंट के मिसलीडिंग होने पर का कोई संकेत उसमें ना हो। अकाउंट के स्पैम में शामिल होने का कोई संकेत ना हो। ट्विटर टीम के रिव्यू करने के बाद ब्लू चेक मार्क मिलेगा, वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये सारी शर्तें पूरी होने पर यह चेक मार्क दिया जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर ट्विटर चेक मार्क हटा भी सकता है। बिना सब्सक्रिप्शन वाले लीगेसी वेरीफाइड अकाउंट्स का ब्लू टिक छिन भी सकता है। आपको बताते हैं कि किन किन देशों में ब्लू टिक के लिए सब्सक्रिप्शन है। जैसा हमने बताया कि भारत में अब ये लागू हो चुका है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ये तमाम देश हैं जहां अब पैसा दे करके ट्विटर से ब्लू टिक लिया जा सकता है। अब सवाल है कि इलॉन मस्क कैसा जो ये अब प्लान लेकर आए हैं वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। ट्विटर को रोजाना 32 करोड़ का नुकसान हो रहा है। मस्क नए मॉडल से रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। ट्विटर को $44 बिलियन में उन्होंने खरीदा है। तो सवाल है क्या सब्सक्रिप्शन के पैसे से भरपाई वो करना चाहते हैं। ट्विटर पर भारी कर्ज है। तो सवाल है क्या पैसे के लिए मस्क सिर्फ विज्ञापनों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है।
जाते जाते सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खबरों को लेकर अपनी राय हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।